गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, कल एक क्वेश्चन दिया था, उसी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एवरीवन हु इज ज्वाइनिंग जस्ट टाइप जय हनुमान जी। जो भी ज्वाइन कर रहा है जय हनुमान जी टाइप करता रहे। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो बस रफ कॉपी वगैरह ले लो। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत कम बच्चों ने मुझे अपने डाउट सेंड किए हैं, तो प्लीज एवरीवन को ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी आपके डाउट्स है ना, मुझे चैट पे भेज दें माइक्रोसॉफ्ट टीम की, ताकि मैं उसका डाउट सेशन अनाउंस कर दूं। ठीक है, हो सकता है हम उसको अलग टाइम पे रख लें, जैसे इवनिंग में रख लें, 4 to 5, 7 to 8 ऐसे करके रख लेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे को 5 बच्चों के शायद डाउट्स आए हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। तो प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अपने जो भी डाउट्स हैं जल्दी से जल्दी मुझे आज जैसे आपकी क्लासेस ओवर होंगी तो सेंड कर दें, ताकि मैं एक डाउट सेशन अनाउंस कर दूं। और हो सकता है वो मैं अलग ही टाइम पे अनाउंस करूं, सैटरडे को ना अनाउंस करूं, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। चलो अब स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। सब लोग एनर्जी ले आओ अपने अंदर। ठीक है, हाँ, हनुमान जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉब्लम 14। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने इसका आंसर मुझे सेंड किया था, बट मुझे सही नहीं लगा वो। प्रॉब्लम क्या था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है हमारे पास। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हैज डोमेन एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज 1 to 5। अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अब ध्यान रखनी है, क्योंकि आप 12th में भी आ गए हो और कैलकुलस पढ़ रहे हो। जो उसने प्रॉब्लम में डोमेन दे दिया ना, जो मेन पेरेंट इक्वेशन में या जो प्रॉब्लम में उसने डोमेन दे दिया, वही अब आपके लिए डोमेन है। उसके बाहर आपको सोचना ही नहीं है। अब आपको x = 6 पे, x = 0 पे इस फंक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, सेकेंडली उसने बोल दिया कि f(1) जो है वो 2 के बराबर है, और f(5) जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 5 f(x) dx प्लस 2 to 10 g(y) dy। ठीक है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, अब अभी जैसे कुछ बच्चों ने ना इसको ग्राफ से बनाने की कोशिश करी थी, तो आपको क्या दिक्कत आएगी। जैसे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो ठीक है बन जाएगा, उससे आप एरिया भी जज कर सकते हो। बट जी ऑफ वाई का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनाओगे। जी ऑफ वाई का जो ग्राफ होगा वो मतलब ना इनवर्स का ग्राफ होगा। ठीक है, तो वो या तो आप इनवर्स का फंक्शन निकालें, फिर आप उसके बारे में गेस कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इसको हम क्या करते हैं, अभी जैसे मेरे को एफ का ग्राफ नहीं पता ना, क्योंकि ये भी नहीं पता है कि भाई वो इंक्रीज करेगा वो डिक्रीज करेगा। हाँ, ये पता है कि अगर आपका जो फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मोनोटोनिक होता है। मोनोटोनिक नहीं मतलब या तो वो हमेशा इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा। तो वैल्यू से देख के आपको समझ आ जाएगा वो इंक्रीज कर रहा है। बट जी ऑफ वाई के बारे में मुझे अभी ऐसा नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि जी ऑफ एक्स जो है वो आपका एफ इनवर्स एक्स है। अगर जी ऑफ एफ ऑफ टी निकालूंगा, ये किसके बराबर आएगा, टी के बराबर आएगा। इतना समझते हो सब लोग, क्योंकि जी इज बेसिकली एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी किसके बराबर आ जाएगा, टी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि और कुछ डोमेन वगैरह की कुछ कंडीशन यहाँ पे और हमें कुछ गिवन नहीं है। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स में खुलता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स में नहीं खुलता है। बट यहाँ पे क्योंकि फंक्शन हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमारे को यही एज्यूम करना पड़ेगा कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी टी में ओपन अप होगा। तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है। यहाँ पे मैंने क्या किया, y को एफ ऑफ टी मान लिया। ठीक है, तो आपका ये जो इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, g ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, dy की जगह क्या आ जाएगा, एफ डैश टी डी टी। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश टी डी टी। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू किसकी थी, ये y की वैल्यूज हैं, ये y1 है हमारा और ये हमारा y2 है। तो जब आपका y1 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ t1 2 है। तो t1 किसके बराबर आ जाएगा, कंपेयर करो यहाँ से, t1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आपका y2 10 है तो मतलब एफ ऑफ t2 10 है। फंक्शन कंपेयर करो तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया,
1 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 5 ये बन जाएगा टी एफ डैश टी डी टी। ठीक है, मतलब ये खत्म हो गया। 1 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे टी की जगह एक्स पुट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अब टी वेरिएबल है हर जगह, तो टी की वैल्यूज 1 to 5 जा रही हैं, तो टी की जगह एक्स रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और एक्स को 1 से 5 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा 1 to 5 एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ये आपका बाय पार्ट्स का स्पेशल रिजल्ट है। क्या रिजल्ट होता है इसका, एक्स एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 1 to 5, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 इंटू एफ ऑफ 5 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 10, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, तो 5 इंटू 10 माइनस 2 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सब समझ आ गया इस प्रॉब्लम में? ऑल क्लियर कर दो अगर सब समझ आ गया, या इमोजी बना दो। किसी को डाउट है जल्दी से बताओ, एक्टिव रहो सुबह सुबह। ठीक है, लक्ष्य, तन्मय, कृपेश्वर, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, प्रॉब्लम 15। इसके बाद मुझे प्रॉपर्टीज बतानी है। एक प्रॉब्लम ये और करते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 2। जिन बच्चों ने डायग्राम से किया था ना, कुछ बच्चों ने डायग्राम से किया था, वो लॉजिकली वो सही है, बट मतलब वो मेरे को ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अगर वो मुझे एक्सप्लेन कर देंगे ना तो मुझे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ना डायग्राम में एक फंक्शन का डायग्राम बना के आपने जी ऑफ वाई का इंटीग्रल कैसे निकाल लिया वो हमें नहीं समझ आएगा उस प्रॉब्लम में ना। इसीलिए मैंने उसको आपको बोला कि या तो आप उसको एक्सप्लेन करें अच्छे से या उसमें मतलब उससे भी आंसर आ गया था, वो भी मेथड सही है एक्चुअली में, बट वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्वर्स जो होगा उसका तो मिरर इमेज जाएगा, तो वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए मैंने आपको बोला इसको किसी और तरीके से करें। तो ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट वे है रेदर देन ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं, इफ एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 2। अब मेरे को सॉल्व करना है 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स। ट्राई करो भाई सब लोग। दिस इज इक्वल टू 5, ये गिवन है 5 के बराबर, हमें फाइंड एफ ऑफ 0, हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं वो प्लीज चैट बॉक्स में ऑल क्लियर या ये इमोजी बनाएं, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा कि ये बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको नहीं आ रहा है, फिर मैं यही मान के चलूंगा उसको समझ नहीं आ रहा है या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो बहुत बच्चे आइडल बैठे रहते हैं, आइडल मत बैठे, एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जो भी क्लास में चल रहा है। प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, करते रहो, अपने आप ही होगा ना, जब टाइम स्पेंड करोगे प्रॉब्लम के साथ होगा ही होगा। एंथू रखा करो अपने अंदर। हाँ, चलो भाई बताओ। रफ कॉपी रखो, जल्दी से ट्राई करो।
नहीं बन रही बात? करो करो। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो क्या आंसर आ रहा है। किसी ने कुछ अटेम्प्ट किया, किस डायरेक्शन में किया वो बताओ मुझे। पीयूष, हाँ बहुत बढ़िया। पीयूष का सही आंसर आया है। और किसी का? पीयूष आप बताओ कैसे किया आपने? पीयूष। पीयूष मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? माइक नहीं है तो टाइप कर दो कैसे किया। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो यस करो, टाइप करो उसमें। मेरे को लग रहा है कि भाई पता नहीं कहाँ चले गए बच्चे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके। चलो देखो अभी इधर देखो, इसको करते हैं। तो इस इंटीग्रल में क्या था, इफ एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 2 है, 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि 5 के बराबर है। अब क्या होगा देखो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है, हमें एफ एक्स के बारे में पता नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाते हैं, और इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाओगे आपकी ये टर्म जो होगी ना कैंसिल आउट होगी, क्योंकि एक बार बाय पार्ट्स लगाओगे तो एफ डैश एक्स बनेगा, दूसरी बार लगाओगे तो एफ डबल डैश एक्स बनेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और फिर हमारा इंटीग्रल जो होगा वो सॉल्वेबल डायरेक्शन में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, u मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमें फंक्शन नहीं पता है। dv हमने मान लिया साइन एक्स डी एक्स। तो हमारा du क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स
और v हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो हमारा जो इंटीग्रल है आए वो किसके बराबर आएगा, u इंटू वी विच इज एफ ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, 0 टू पाई माइनस वी डी यू प्लस ये आ जाएगा 0 टू पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और साथ में इसके साथ क्या बैठा हुआ है, प्लस 0 टू पाई एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब ये वाली वैल्यू तो सॉल्व हो गई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ ऑफ पाई इंटू कॉस पाई इज -1 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू कॉस 0 विच इज 1। ठीक है, एक तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एफ ऑफ 0 की वैल्यू है हमारे पास, वही हमें निकालनी है एक्चुअली में, एफ ऑफ पाई की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और इस इंटीग्रल को p मान लेते हैं और इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, तो ये एज इट इज ही है। अब p जो है इस पे बाय पार्ट्स एक बार और लगाना पड़ेगा, तो 0 टू पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, इसमें हम क्या करते हैं u मान लेते हैं एफ डैश एक्स को और dv मान लेते हैं कॉस एक्स डी एक्स को। तो du आपका किसके बराबर हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, और v किसके बराबर हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो आपका p किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स साइन एक्स वी यू वी माइनस वी डी यू का इंटीग्रल, तो 0 टू पाई एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट आएंगी 0 टू पाई। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो आ जाएगा एफ डैश ऑफ पाई साइन पाई इज 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0 साइन 0 इज 0 माइनस 0 टू पाई एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो p जो हो गया वो आपके पास आ जाएगा 0 टू पाई विद नेगेटिव साइन एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स। समझ आ गया आपको, ये वाली टर्म जो है वो p जो है वो उसी का नेगेटिव बन गई, तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या बच गया, आय हमारा कितना था, 5 था, तो हमारा 5 किसके बराबर आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई इंटू -1 विच इज एफ ऑफ पाई, एक तो एफ ऑफ पाई आ गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें दी हुई है, एफ ऑफ 0 की निकालनी है, एफ ऑफ पाई की 2 दी हुई है। ठीक है, तो ये 2 दी हुई है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आ गया सबको समझ, ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। ठीक है, पीयूष ऐसे किया था आपने, पता नहीं पीयूष आंसर लिख के गायब भी हो गया। यस सर। जैसे मैंने किया वैसे किया, बाय पार्ट्स लगा के। यस सर। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, नेक्स्ट अब हमारे ये दोनों प्रॉब्लम तो हो गए, अब हम आ रहे हैं टाइप्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डीआई। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये पूरा ही चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि जो अभी आपने ना पहली को में मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको करवाए उसमें ऐसा था कि प्रॉपर्टीज तो आपको पता नहीं थी, तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। अब बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी से होंगे, और जब हमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो वो प्रॉब्लम हमारे बहुत इजी हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज की हेल्प से उन प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज की हेल्प से अगर हमें प्रॉपर्टीज आती हैं तो आपकी प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है 2-2 3-3 लाइन में ही खत्म होने लग जाए, इसलिए ये प्रॉपर्टी सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से। तो पहली प्रॉपर्टी P1 बोल देते हैं इसको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है a टू a f of x dx इज इक्वल टू 0। वो जो आपकी कल की जो क्लास थी उसको नहीं भूल रहे हैं, कल की क्लास में आपको ये बताया था कि जो आपका फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और जो आप सब्स्टिट्यूशन करते हो वो भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए इन द इंटरवल x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b।
ठीक है, तो ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ भाई कृपेश्वर आप बताओ। आप विद्यासागर को लाइक कर रहे हो इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये कैसे होगा? जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो आंसर जरूर करे। कहाँ भाग गया अब? सर एक पॉइंट तो होगा उसका, ए जैसा 0 हो जाएगा। पॉइंट होगा मतलब ए से ए पॉइंट हो गया तो उसका एरिया 0 होगा। मैं सर इस पे लिमिट गिरेंगे इसके इंटीग्रल पे, तो वो होता है माइनस होता है बीच में, तो हाँ हाँ सेम टर्म आ जाएंगे, वो हाँ, कट जाएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया बताया कृपेश्वर ने। इसको आप मतलब दो तरीके से सोच सकते हो। ए टू, मान लो कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के बराबर है, जी ऑफ एक्स प्लस सी वन है। ठीक है, तो जब आप जी ऑफ एक्स प्लस सी वन करेंगे, लिमिट ए से ए करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? जी ऑफ ए प्लस सी वन माइनस जी ऑफ ए प्लस सी वन। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। एक तरीका ये हो गया सोचने का। दूसरा ये हो गया, मान लो कोई ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको ये बताया था कि अगर ए से बी जा रहे हो तो वो ग्राफ क्या देता है? अगर अबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एरिया देगा, बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव एरिया देगा। अब ए से ए जाने पे तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी ना, और ये कुछ भी एरिया बाउंड नहीं करेगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो कभी भी आप एक इंटीग्रल में ए से ए जा रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, अब जो हमारी प्रॉपर्टी 2 है उसमें क्या है? ए टू बी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकता हूं। मतलब हम इसको बोलते हैं वेरिएबल चेंज कर दिया हमने। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारा किसके बराबर है? ए टू बी एफ एफ ऑफ टी डी टी। क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या किया? बेसिकली एक्स को टी मान लिया ना, एक्स को टी लिख दिया आपने। एक्स को टी लिख दोगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक्स की जगह पे टी आ जाएगा, डी एक्स की जगह पे डी टी आ जाएगा। यहाँ पे एक्स की लिमिट थी, टी की लिमिट हो जाएंगी। तो वेरिएबल चेंज करने से आपके इंटीग्रल की वैल्यू पर कुछ भी फर्क नहीं आएगा। सेम वही वाली बात होगी अगर मैं बोलता हूँ 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स सॉल्व करो, 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स सॉल्व करो। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि जैसे ये इंटीग्रल है 0 से पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, ये वाली वैल्यू भी 1 आती है, ये वाली वैल्यू भी 1 आती है। अगर आप 0 टू पाई लोगे तो वो वाली वैल्यू 2 आएगी। तो इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। माइनस कॉस एक्स लिखेंगे 0 टू पाई में, 0 टू पाई बाई टू में सॉरी, तो माइनस ऑफ कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। अब आपने 0 टू पाई बाई टू साइन टी डी टी लिख दिया, इसकी सेम वैल्यू तो आएगी, इंटीग्रल करके माइनस कॉस टी आएगा। लिमिट डालोगे 0 से पाई बाई टू में तो क्या वैल्यू आएगी? 1 ही आएगी। तो वेरिएबल चेंज करने से हमारे इंटीग्रल की वैल्यू पर कुछ भी फर्क नहीं आएगा, प्रोवाइडेड आपने लिमिट सेम रखी हो। लिमिट चेंज कर दोगे फिर तो बात ही अलग हो जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन बाहर जाएगा। कॉमन सेंस आ रही होगी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कैसे? एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल मान लेते हैं कि जी ऑफ एक्स है, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के बराबर आएगी। ठीक है, अब जो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो आएगी जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं तो जब नेगेटिव लगाएंगे तभी ये दोनों वैल्यूज क्या हो पाएंगी? सेम हो पाएंगी। तो अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव आपको बाहर भेजना पड़ेगा, फिर दोबारा से इंटरचेंज करोगे तो एक नेगेटिव और बाहर भेजना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इनका यूज कैसे आएगा? जब आप प्रॉब्लम करोगे ना तो आपको समझ आएगा। देखो हम दो इंटीग्रल को कब ऐड करते हैं? जब दोनों की लिमिट सेम हो। तो अगर मान लो एक इंटीग्रल है और दूसरा भी ऐड हो रहा है और लिमिट्स इंटरचेंज हो रही हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसकी लिमिट्स को हम स्वैप कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन, फिर ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में हमें आसानी होगी। ठीक है जी, ये भी आ गई बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास ए टू बी अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम ब्रेक करके ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको हम ब्रेक करके ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं।
provided C can lie between A to B, or C can also lie outside A to B. या तो सी ए और बी के बीच में आ जाए, या सी ए से बी के बाहर आ जाए। सी कहीं पे भी आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हम जब इसको ब्रेक करेंगे, हम ऐसे आर्बिट्ररी तो ब्रेक करेंगे नहीं। अब जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल किया था 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स, ये सॉल्व किया था हमने। तो इसको आर्बिट्ररी तो कोई ऐसे 0 to 5 फिर 5 to 3 ऐसे करके ब्रेक तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई। हम इसको कहाँ पे ब्रेक करेंगे? हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको वो इस टाइप का प्रॉब्लम दे दे और बोले कि भाई ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है। चाहे सी इनसाइड हो चाहे सी आउटसाइड हो, ब्रेक किया जा सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। बट हम लॉजिकली अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हम इसको ऐसे आर्बिट्ररी नहीं ब्रेक करेंगे। हम कहाँ पे ब्रेक करते हैं? जहां पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा होता है। तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा ना, 0 to 1 जिंट एक्स डीएक्स प्लस 1 to 2 जिंट एक्स डीएक्स, क्योंकि कंटिन्यूटी वाली कंडीशन भी हमें फॉलो करवानी है फंक्शन को, 2 to 3 जिंट एक्स डीएक्स, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे ब्रेक किया था। तो ये वही वाली प्रॉपर्टी है कि a to b f of x dx अगर आपके पास है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो a to c और c to b में, where c can lie inside और outside the interval a to b। ठीक है जी, ये भी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं p5, प्रॉपर्टी 5। ये ज्यादा यूज होती हैं, जो अब इसके आगे आने वाली प्रॉपर्टीज हैं। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मान लो आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है जो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स से मैच कर रहा है, तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, आप समझना इस चीज को एक बार ध्यान से। अगर मेरा फंक्शन इवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, जिसको इवन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पता, वही होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, अगर जो आपका फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, और उसके कारण इसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इवन जो फंक्शन होता है उसके बारे में क्या पता है हमें? एक तो हमें ये पता है कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। दूसरा हमें ये भी पता है कि वो जो फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, मतलब एक्स की माइनस एक्स करोगे तो सेम ही फंक्शन आएगा। ठीक है, तो मान लो जैसे एक्स स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब मान लो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो -2 से 2 में। ठीक है, तो जो डी आई की वैल्यू 0 से 2 में आएगी, वही डी आई की वैल्यू आपकी -2 से 0 में आएगी। तो अगर मैं बोलता हूँ -2 से 2 एक्स रेस टू द पावर 2 dx निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ट्वाइस ऑफ 0 to 2 एक्स के dx। वाई? बिकॉज जो -2 से 0 में जो डी आई की वैल्यू आएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वही 0 से 2 में आएगी। तो सेम वही वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब फंक्शन इवन है, तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ 0 to a आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब ऑड वाले पे देखते हैं क्या होता है। अब मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और आपको ये एक्स क्यूब वाला फंक्शन ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक? -2 से 2 तक। तो इसको इंटीग्रेट करना है -2 से 2 तक। अब इसमें क्या होगा? जो आपकी 0 से 2 में वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो अल्फा आ रही है, तो -2 से 0 में क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस अल्फा। तो जब तू -2 से 2 में एक्स क्यूब डी एक्स निकालेगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? जो भी ये वाली वैल्यू आएगी, जैसे अल्फा आ रही है, ये वाली वैल्यू उसका क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको जब इंटीग्रेट यहाँ से -2 से 2 में इंटीग्रेट करना है, तो डी आई की वैल्यू साइन के साथ लेनी है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझ आ गया? तो जो ऑड फंक्शन होगा उसका जो डी आई होगा वो -a टू a में क्या वैल्यू देगा? 0 देगा। और जो इवन होगा उसका डी आई जो होगा वो क्या देगा? ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स देगा। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे। सब लोग टाइप किया करो भाई, मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कौन कौन अटेंड कर रहा है, कौन कौन अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी 6 है। देखो इधर ध्यान दो, अब प्रॉपर्टी 6, जो हमारी प्रॉपर्टी 6 है उसको हम बोलते हैं किंग्स रूल। ठीक है, इसको हम किंग्स रूल बोलते हैं, एनसीईआरटी किंग्स रूल नहीं बोलती है। जब आप एनसीईआरटी में इनको करोगे ना, तो आपको जैसे मान लो आपने किसी, अभी क्या होगा जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि हम बहुत जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज लगा देंगे, क्योंकि हमें तो याद हो जाएंगी। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थोड़ी फास्ट तरीके से करेंगे, तो हम बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स की प्रॉपर्टी लगा के और प्रॉपर्टी को लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें याद हो जाएगी तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बट जब आप बोर्ड में एग्जाम में करोगे तो आपको प्रॉपर्टी अलग से लिखनी पड़ेगी। जैसे 10th में नहीं होता था कि भाई साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 यूज किया, तो आपको राइट हैंड साइड में उसको लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो ये सब चीजें आपको, जैसे मैं जो बता रहा हूँ कि किंग्स रूल बोल दिया, तो वो किंग्स रूल नहीं लिखना है, वहां पे वो प्रॉपर्टी लिखनी होगी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रूल है। क्या रूल है देखो, ये प्रॉपर्टी कहती है कि a टू b f ऑफ x dx अगर आपके पास है, दिस इंटीग्रल इज सेम एज a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, तो इसको किंग्स रूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स में ये प्रॉपर्टी सबसे पहले लगती है। किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे किंग होता है ना, उसमें कार्ड्स में अगर आपको पता हो, किंग किंग होता है, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे चेस में जो किंग होता है उस मतलब उसकी, पता नहीं, चेस मुझे खेलना नहीं आता। तो चेस में किंग जो होता है वो मेरे ख्याल से उसके पास सबसे ज्यादा राइट्स होते होंगे। सेम वही है कि इस रूल के सबसे ज्यादा राइट्स हैं, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे, और ये मतलब आपके 60 टू 70% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और उनको सॉल्व करने की डायरेक्शन में लेके जाएगा, इसीलिए इसका नाम किंग्स रूल रखा हुआ है। ठीक है, आयुष जी कह रहे हैं नो सर, नो प्रॉब्लम। चल भाई, अभी मान ले कि उसके राइट्स ज्यादा नहीं है, बट इस यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो किंग्स रूल है, इसके सबसे ज्यादा क्या है अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये है कि भाई इसको सबसे ज्यादा अप्लाई करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे पहले भी अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको किंग्स रूल कहा भी जाता है। ठीक है, चलो चेस के बारे में आयुष को ज्यादा पता है, तो कभी चेस का प्रॉब्लम आएगा तो इससे पूछेंगे। तो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहले इसको डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि डिराइव करने जरूरी है, तभी तभी आप लगा पाओगे। ठीक है, जैसे हमने अभी इवन ऑड को भी समझा था। तो क्या करते हैं, ये इंटीग्रल को मैंने मान लिया a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन तो हम कर ही सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सब्स्टिट्यूशन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, मैंने एक सब्स्टिट्यूशन मान ली, मतलब x की जगह मैं क्या रख दूंगा, a प्लस बी माइनस टी। अब आपको समझ आ रहा होगा ये क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे वो x की जगह पे a प्लस बी माइनस टी आ जाएगा, तो फिर t की जगह x रख के मैं उसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। वेरिएबल चेंज तो हम कर ही सकते हैं। अब dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस dt आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी है, a और b तो कांस्टेंट है, तो dx की जगह माइनस dt आ जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस बी माइनस टी, dx की जगह आ जाएगा माइनस dt। अब a की जगह क्या आएगा, यहाँ पे a की जगह क्या पुट करोगे, ये x इक्वल टू a है बेटा, ये ध्यान रखना है x की वैल्यूज है यहाँ पे। तो जब x इज इक्वल टू a होगा तो t इज इक्वल टू b हो जाएगा। समझ गए ना, x को ये रखो, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी हो गया, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। जब x इज इक्वल टू b होगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो इंटीग्रल क्या आ गया, b टू a एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी माइनस डी टी। अब आप जानते हैं कि नेगेटिव ये वाला नेगेटिव इंटीग्रल के बाहर जाएगा, और लिमिट को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव और बाहर जाएगा, तो बन जाएगा एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। अब वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, जो हमारा i है वो a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे आई क्या था हमारा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स था। तो इन दोनों से ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर है। अब इसका एक प्रॉब्लम करते हैं तो आपको और अच्छे से इसको समझ आएगा। मान लो मैंने बोला आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है। बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में क्या है, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है।
तो अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करने लग जाऊं ना तो फिर मेरे को सब्स्टिट्यूशन वगैरह से ये प्रॉब्लम हो सकता है आपसे सॉल्व भी ना हो, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों अंडर रूट में आ रहे हैं। बट अगर हम इसको प्रॉपर्टी से करते हैं तो एक ही दो लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लगानी है? एक्स की जगह पे क्या रखना है, देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं अब। किंग रूल क्या कहता है? एक्स की जगह पे क्या रखना है? इन दोनों का सम माइनस एक्स, तो लिमिट्स का सम माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखोगे? लिमिट्स का सम माइनस एक्स, तो अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ लिमिट्स का सम माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? एक्स की जगह पे हर जगह रखना है जहां जहां एक्स आ रहा है, डीएक्स को छोड़ के फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे लिमिट्स का सम माइनस एक्स रख देना है। तो लिमिट्स का सम माइनस एक्स, लिमिट्स का सम माइनस एक्स, ये कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया? डीएक्स आ गया। ठीक है, तो आई अब मेरा क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, ये बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। अब आप क्या करें? इन दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? वो सेम ही बन जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। डिनोमिनेटर भी बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x आ जाएगा, तो वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 4, जो कि इसका आंसर है। तो देखो किंग्स रूल से ये वाला प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? इजी सा प्रॉब्लम था ये। अब बताओ, ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत प्रॉब्लम से यूज होगा। ठीक है, सॉरी, बताओ भाई सब लोग, ऑल क्लियर कर दो इसको एक बार। जोगिंदर, राहुल, आप लोग प्रेजेंट हैं क्लास में? सागर, आप लोग टाइप नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ओके। जोगिंदर प्रेजेंट नहीं है मतलब, ठीक है। आज आईडी ब्लॉक होगी कुछ बच्चों की, वो मैंने सोच लिया है पहले से, मैं 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 2-3 बच्चों की आईडी ब्लॉक हो जाएगी शाम को। प्रॉब्लम 6, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7, और प्रॉब्लम 7 ही, सॉरी प्रॉपर्टी 7 है ये तो। प्रॉपर्टी 7, और ये भी बड़ी खास अच्छी प्रॉपर्टी है। देखते हैं अब इसको। तो अभी जो मैंने बताई तीन जो है इसमें, वैसे तो सारी यूज होती रहेंगी, किसी ना किसी प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ यूज होती रहेंगी। जो ज्यादा यूज होने वाली है एक तो, अच्छा वो ऑड इवन वाली थी, तो उसमें क्या देखना है भाई? अगर आप -8 to a आ रहा है, जैसे -π/2 to π/2 आ गया, -π/4 to π/4 आ गया, -π/3 to π/3 आ गया, तो पहले आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई मुझे ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, अगर -a to a जा रहा है। अब अगर कुछ और नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो सबसे पहले आप किंग रूल लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी भी ऐसी है कि अगर किंग रूल जैसे अगर आप लगा रहे हो ना और वो लग नहीं रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाली प्रॉपर्टी लग रही होती है। तो अब उसको समझते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, डिराइव करेंगे अभी, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ठीक है, ये भी स्टेप आपको याद रखना है। अब इसका एक और रिजल्ट है, वो भी आपको याद रखना है। यदि f of 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx बन जाता है। यदि f of 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये इंटीग्रल हमारा 0 बन जाता है। ठीक है, देखो एक बार प्रॉपर्टी,
0 to 2a f of x dx जो है वो किसके बराबर लिखा हुआ है सबसे पहले, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x। अगर f of 2a minus x equal to minus f of x है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हम ये प्रूव कर लेते हैं, जो पहली स्टेटमेंट है, अगर ये वाली वैल्यू जो है f of 2a minus x, ये अगर f of x के बराबर आ गई, आसान हो गया आपके लिए, ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा। अगर f of 2a minus x माइनस f of x के बराबर आ गया, फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बस ये पहली लाइन प्रूव करनी है, फिर उसके बाद ये रिजल्ट याद करना है। तो f of 2a minus x जो है अगर f of x के बराबर आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा। अगर f of 2a minus x माइनस f of x के बराबर आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अब मेरे को ये देखना है 0 to 2a f of x dx को मेरे को प्रूव करना है, 0 to f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 0 to a f of x dx प्लस a to 2a f of x dx। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं उसको, मैंने a पे उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 2a minus t, जैसे इससे पहले भी हमने किंग्स रूल में भी डिराइव किया था। x की जगह हमने 2a minus t रख दिया, dx कितना आ जाएगा, माइनस dt। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो बनेगा 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x की जगह तू क्या रखेगा, f of 2a minus t, dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dt। अब लिमिट किसकी आएंगी, t की। तो जब x आपका a है तो t आपका 2a minus x है, तो t a हो जाएगा। जब x आपका 2a है तो t आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझ गए। अब ये नेगेटिव बाहर लेके जाओगे तो क्या करेगा, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देगा। तो 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus t dt हो जाएगा। फिर वेरिएबल चेंज कर सकते हो, तो 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब अगर f of 2a minus x f of x के बराबर होगा तो ट्वाइस हो जाएगा, अगर f of 2a minus x minus f of x के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में यहां तक, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टीज हो गई। हमारे 15 प्रॉब्लम हो गए थे मेरे ख्याल से, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बस जल्दी से। तो ये हमारा 15 प्रॉब्लम था। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को बार बार, अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7 प्रॉपर्टीज कर ली, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे वाली प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्सअप कर देंगे सब कुछ। ठीक है, चलो प्रॉब्लम 16। जिसका भी आंसर आएगा वो चैट बॉक्स में लिखना है, क्लियर हो जाएगा तो फिर चैट बॉक्स में लिखना है। लवकेश आप लेट ज्वाइन किए हो आज। तो इंटीग्रल है हमारे पास माइनस हाफ टू हाफ कॉस एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। करो भाई, सॉल्व करो जल्दी से। इस इंटीग्रल को सॉल्व करो। अब इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, इसमें बाय पार्ट्स मत लगाने लग जाना, प्रॉपर्टी लगा के सोचो क्या करना है। हम्म, सर 0। हाँ 0 आएगा बेटा। जीरो आ रहा है सबका। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसमें क्या है, अगर आप फंक्शन को देखते हो, फंक्शन आपको दिया हुआ है cos x ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब f ऑफ x या माइनस एक्स रखो तो क्या आएगा, cos ऑफ माइनस एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स।
ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। और ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, इसका ये अगर आप 1 + x को ऊपर लेके जाओगे और 1 - x को नीचे लेके जाओगे तो एक नेगेटिव बाहर चला जाएगा ना, और ये बन गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, -a to a, डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होगा, 0। -a to a एफ ऑफ एक्स dx का इंटीग्रल अगर फंक्शन ऑड है तो क्या आंसर आता है, 0। सबको समझ आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं समझ आया वो लेक्चर स्टार्टिंग से देखेगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, 0 to 1 log of 1/x - 1 dx। इसको सॉल्व करो। आई नहीं इसका आंसर अभी तक, 0 आएगा। हाँ, बाकी लोग देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, i = 0 to 1, ये एनसीईआरटी में ऐसी प्रॉब्लम होते हैं, एनसीईआरटी टाइप के प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आप क्या करो, किंग रूल लगाओ। किंग रूल क्या कहता है, x की जगह पे क्या करना है, a + b - x डालना है। तो log ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे, a + b - x अपॉन 1 - x dx। ठीक है, तो 0 to 1 ये आ जाएगा ऊपर आपके पास log x अपॉन 1 - x dx। ठीक है, तो एक दूसरे के नेगेटिव हो गए ना, ये वाली टर्म अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो नेगेटिव बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा i = नेगेटिव ऑफ 0 to 1 log ऑफ 1 - x by x dx। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i = 0, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, चलो जी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 18 प्रॉब्लम। अभी थोड़े से इजी इजी दे रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको अच्छे प्रॉब्लम आएंगे जिसमें आपके पसीने छूट जाएंगे। dx अपॉन 1 + √tan x, इसको सॉल्व करो। जिसका भी आंसर आ जा रहा है उसी टाइम लिख दो। 5/4, हाँ बहुत बढ़िया। अरे ये सेम ही तो क्वेश्चन है जो अभी भी किया था। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0 to π/2। चलो अभी ऐसे ही कर देते हैं, dx अपॉन 1 + √tan x है, ये साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो अभी भी जो प्रॉब्लम किया था वही बन जाएगा, बस उसके ऊपर न्यूमरेटर में कॉस आ जाएगा शायद। तो ये 0 to π/2 अगर आप लिखोगे, किंग्स रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 + √ ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 - x, तो ये cot x बन जाएगा। अगर आप एलसीएम ले लेते हो tan में कन्वर्ट करके, तो ये √tan x अपॉन 1 + √tan x dx बन जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2i = 0 to π/2, ऐड करने पे 1 + √tan x, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं बेटा, 1 + √tan x, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 + √tan x dx।
तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी π/2, तो आई हमारे पास आ जाएगा π/4। बड़े सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया हमारा 18 प्रॉब्लम। 19 पे आते हैं। ठीक है, चलो देखो, इजी था ये प्रॉब्लम। अब ये वाला करो। आई इज इक्वल टू 0 to पाई dx अपॉन 1 + 2 sin square x। इसका जिसका आंसर आ रहा है बताओ मुझे। पहले प्रॉब्लम लिख लो एक बार रफ कॉपी में। 0 to पाई dx अपॉन 1 + 2 sin square x। करो, जिसका भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ। आ रहा है किसी का आंसर? नहीं, 1 नहीं आएगा। पीयूष, आपने वही गलती करी है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। 2 भी नहीं आएगा। खत्म हो गए? क्या हो गया तुम्हें? प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं तुम्हारे से? किसी का भी आंसर नहीं आया? अब ये जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया ना एक तरीके से। देखो, अब इजी इजी प्रॉब्लम देते रहे, सब खुश हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम आता है वहीं ढेर हो आप लोग। देखो अब सुनो इसको कैसे करना है।
सबसे पहले अब मैं बताता हूँ गलत तरीके से कैसे करना है इसको, पहले वो बताता हूँ, ठीक है, जैसे पीयूष ने किया है। अब ये वाले का मेथड तो यही था कि अगर आपको याद आ रहा हो कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, तो पीयूष जी ने क्या किया, 0 टू पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया, जब डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन सीकेंड स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x आ गया। अब क्या करेंगे, उसमें tan x को t मानते थे, तो जब tan x को t मानेंगे तो सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। इधर ध्यान दो सब लोग, तो इंटीग्रल बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा dt, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। बट अब आपको लिमिट भी चेंज करनी है, tan 0 इज 0, tan पाई इज 0, तो पीयूष जी का आ गया होगा 0 टू 0 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1। उसको पता चल गया कि भाई 0 टू 0 तो सबसे पहले की प्रॉपर्टी है, हो सकता है सर ने ये प्रॉब्लम पहली प्रॉपर्टी के ऊपर दिया हो, आंसर 0 आएगा। पीयूष आपने ऐसे किया था ये प्रॉब्लम कि किसी और तरीके से 0 निकाल दिया? यस सर, इसी किया था। ऐसे ही किया एकदम? यस सर। हाँ, अब बाकी कोई भी माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में लिख के बताए कि इसमें क्या गलती है, इसमें एक स्टेप पे गलती है, वो गलती क्या है वो फाइंड आउट करनी है। सर 10x कंटिन्यू एनएक्स कंटिन्यूअस नहीं है सर, सब्स्टिट्यूशन वाला भी हाँ तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनएक्स जो है वो बेटा वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें ये वाली बात है, देख रहे हो। tan आपको ये बता रखा है ना कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब tan x 0 से पाई में कंटिन्यूअस ही नहीं है, इसीलिए आपका आंसर गलत आ जा रहा है। या तो आप उसको ब्रेक कर लो 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको लेंदी तरीके से करके दिखाता हूँ, सेम यही इसी को लेंदी तरीके से करते हैं, फिर प्रॉपर्टी से करेंगे, तो आपको समझ आएगा भाई प्रॉपर्टी आपका जीवन कितना सरल करेगी। ठीक है जी, लेंदी तरीका क्या है इसका, 0 से इसको पाई बाय 2 में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया हमने, 0 से पाई बाय 2 में इसको ब्रेक कर दिया, तो इसको लिख देते हैं 0 से पाई बाय 2 माइनस, और ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिख दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया पाई बाय 2 प्लस से लेकर पाई तक सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये स्टेप सबको समझ आ गया होगा। देखो पाई बाय 2 पे तो आपका tan x को, देखो प्रॉब्लम ये सॉल्व होना है tan x इक्वल टू t मान के। अब tan x इक्वल टू t मानोगे तो दिक्कत क्या है कि tan x जो है पाई बाय 2 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने इसको पाई बाय 2 माइनस और पाई बाय 2 प्लस पे ब्रेक किया। अब आपकी सब्स्टिट्यूशन 0 से पाई बाय 2 माइनस में कंटिन्यूअस है और पाई बाय 2 प्लस से पाई में भी कंटिन्यूअस है। अब आप tan x को t मानिए, तो tan x को t मानेंगे तो हमारा इंटीग्रल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा dt, यहाँ पे आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 1। अब tan की लिमिट लगाओ, tan 0 इज 0, tan पाई बाय 2 माइनस जो होता है प्लस इनफिनिटी को जाता है। ठीक है, tan पाई बाय 2 प्लस जो होता है वो अब माइनस इनफिनिटी को जाता है, tan का ग्राफ भी आना चाहिए आपको, ये ऐसे जाता है ना बेटा, तो पाई बाय 2 प्लस पे वो माइनस इनफिनिटी को जाता है, tan पाई पे वो 0 को जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, अब 3 को बाहर ले जाते हैं, इस 3 को अगर बाहर लेके जाएंगे, यहीं पे ले जाता हूं मैं, इस 3 को बाहर अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1/3 बचेगा तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, सॉरी 1/3, यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू 1/a, ये जो था ना 1/a tan इनवर्स 3/a, तो 1/a कितना आ जाएगा, 1/√3 tan इनवर्स ऑफ t बाय 1/√3, कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक, प्लस 1/3 इंटू 1/a विच इज 1/√3 tan इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय 1/√3, लिमिट लगा देंगे माइनस इनफिनिटी से 0। अब देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो i मेरे पास आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ इनफिनिटी इज पाई बाय 2 माइनस 0, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इनफिनिटी। अब tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये माइनस पाई बाय 2 को टेंड करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाय 2√3, तो पाई बाय 2√3 क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई बाय √3, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो मैंने इसको किया ब्रेक करके।
इसको ब्रेक करके मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया π/√3। अब इसको एक और तरीके से करते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टी वाला तरीका है। तो हमारा इंटीग्रल था, अब उसको स्टार्टिंग से लिख रहा हूं मैं, i इज इक्वल टू 0 to π, डिवाइड कर देते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन, हमारे पास कितना आ गया था 3 tan स्क्वायर एक्स। अच्छा पहले वो वाला लिख देते हैं ना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, 0 to π dx अपॉन 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स था ना, 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स। हाँ ठीक है। अब आप क्या करो, देखो आपको अब थोड़ा सा फर्दर ये सोचना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मैं क्या करूंगा भाई, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा इसको, फिर tan x को t मानना पड़ेगा जो कि 0 से π में डिसकंटिन्यूअस है। तो आप क्या करो, इसमें अभी वाली प्रॉपर्टी लगाओ, f(2a - x) जो है वो f(x) के बराबर आ रहा है यहाँ पे। ये वाला जो है इसको आपको कंपेयर करना है 2a से। ये प्रॉपर्टी थी 0 से 2a f(x) dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx प्रोवाइडेड f(2a - x) इज इक्वल टू f(x), जो हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी करी हुई है, 7th और 8th प्रॉपर्टी थी जो भी। तो 0 से 2a f(x) dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। अगर f(2a - x) किसके बराबर आता है, f(x) के बराबर आता है। तो अब अगर इसको आप 2a मानते हो तो फंक्शन आपका कौन सा है, 1/(1 + 2 sin स्क्वायर x)। ये ना मन में, ये मैं अभी लिख के बता रहा हूँ आपको क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका, बट ये तो आप ओरली कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि भाई 2a को पाई मानना है, तो f(π - x) क्या हो जाएगा, 1/(1 + 2 sin of π - x) का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो उतनी ही रहेगी ना, 1/(1 + 2 sin स्क्वायर x ही तो रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 0 to a, तो 0 to π/2 dx अपॉन 1 + 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब ये आपका इंटीग्रल वही कन्वर्ट हो गया। अब आपका हुआ क्या ना, आपने ये वाला जो इंटीग्रल है वो बस इस वाले पार्ट में रिड्यूस कर लिया, तो इसी का डबल आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसका डबल आ जाएगा आंसर आपका डायरेक्ट। नहीं समझ आया तो 0 से π/2 ये x dx और यहाँ 1 + 3 tan स्क्वायर x। अब tan x को जब आप t मानोगे तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 3t² + 1। ठीक है, अब 3 बाहर लेके जाओगे तो आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन t² + 1/√3 का होल स्क्वायर। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 2/3 1/a 1/√3 tan इनवर्स ऑफ t बाय 1/√3, तो √3t 0 से इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 2/√3 इंटू π/2 - 0, तो π/√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि इस प्रॉपर्टी से आपको मतलब वो ब्रेक करके उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ब्रेक करो फिर वहां पे ये मत करो कि भाई प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सब हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आपका प्रॉब्लम जो होगा वो थोड़ा सिंपल डायरेक्शन में जाएगा। हाँ भाई लक्ष्य कुमार, तुम्हारा क्या सही है, किसका बात कर रहे हो, ये प्रॉब्लम तुमने सही किया था, ऐसे किया था जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो ब्रेक करके किया था। ये ब्रेक करके नहीं सर, ऐसे ही इस प्रॉपर्टी से ही। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया अगर आपने वैसे किया था तो। बाकी लोगों को ऑल क्लियर हो गया ये, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम 20 करो। इंटीग्रल 0 to π/2 ln of tan x dx। करो सॉल्व करो, जिसका भी आंसर आ रहा है बताओ मुझे चैट बॉक्स में। हाँ 0 इज द करेक्ट आंसर।
बड़ा इजी प्रॉब्लम है ये, देखो कर देते हैं, कुछ बच्चों का आंसर आ गया। इसको आप किंग रूल लगाओ सबसे पहले, 0 to π/2 ln ऑफ cot x dx आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो इन दोनों को, तो अब क्या हो जाएगा 2i = 0 to π/2, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ये log of m प्लस log of n होता है, log of mn, तो tan x into cot x dx। ठीक है, तो ln 1 0 होता है, तो 0 dx का इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ln cot x को लिख दिया माइनस ऑफ ln tan x, तो ऐड करने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बीच बीच में ऐसे इजी इजी प्रॉब्लम देता रहूंगा आपको, ताकि आपका मन लगता रहे, नहीं तो आपसे प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व नहीं होंगे, भाग जाओगे आप। हाँ, अब करते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम है, देखो f of x इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें, डिटर्मिनेंट है cos x e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर 2x cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे है सीकेंट x, यहाँ पे है साइन x प्लस x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, और यहाँ पे है x प्लस tan x। ये एक हमें फंक्शन दे दिया है जो कि डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में है। ठीक है, अब उसने बोला है हमें फाइंड आउट करना है i इज इक्वल टू -π/2 से π/2 x स्क्वायर प्लस 1 f of x प्लस f डबल डैश x dx, ये सॉल्व करना है। बताओ भाई, जिसका आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में। क्या हुआ, अटक गए? वैभव का आ गया 0। हाँ वैभव, आप बताओ कैसे किया आपने? सर ये वो वाला बन रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए टू ए, तो इसमें ऑड फंक्शन चेक कर लिए, ये ऑड फंक्शन बन रहा था। तो उससे ये तो पता चल जाएगा कि f of x ऑड है। f डबल डैश x, एफ डबल डैश एक्स सर इसमें ऐसे ही देख लिया, कॉस एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फिर से कॉस एक्स वाली टर्म में ही आएगा, एक्स स्क्वायर वो बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये 1 वाला 0 बन जाएगा। अच्छा डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, याद है तेरे को? सर वो पहले एक रो कर लेते थे, फिर दोनों रो एज इट इज, फिर दूसरे में एक दूसरी रो कर लेते थे, बाकी दोनों एज इट इज। ठीक है, चलो अब देखो, अब हाँ आपने काफी हद तक सही किया है इस प्रॉब्लम को। देखो
अब क्या है कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स डालता हूं तो क्या होगा, ये टर्म तो आपकी सेम रहेगी, ये टर्म सेम रहेगी। x की जगह माइनस एक्स डालने का मतलब जहां जहां x डालोगे वहां पे जहां जहां x आ रहा है वहां पे माइनस एक्स रख दो। ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। ये इसका नेगेटिव हो माइनस जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। तो जो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स जो आएगा वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब फंक्शन आपका क्या है, ऑड है। ठीक है। अब क्योंकि इन सब में ऐसे फंक्शन हैं जो कि डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, तो अगर आप इसको ओपन अप करके भी फंक्शन को लिखोगे तो वो क्या आएगा, एक ऑड फंक्शन ही आएगा। अब ऑड का जो डेरिवेटिव होता है वो इवन फंक्शन होता है। जिसको ये चीज नहीं पता वो यहाँ पे ऐसे समझो कि मान लो हमने एक ऑड फंक्शन ले लिया साइन एक्स, और भी आप ले सकते हो, साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब ले लेते हैं, चलो ये भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x प्लस 3x²। ये अब एक इवन फंक्शन बन गया, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लो तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 6x। अब ये एक ऑड फंक्शन बन गया, तो मतलब ऑड का डेरिवेटिव इवन आएगा, इवन का डेरिवेटिव फिर क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो अब ये जो इंटीग्रल है ये आपके पास बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 x² प्लस 1 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 x² प्लस 1 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। तो अभी अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी माइनस ए टू ए वाला इंटीग्रल आए तो आपको ऑड इवन वाला सबसे पहले चेक करना है। तो ये इवन है, ये ऑड है, ऑड इंटू इवन इज ऑड ओनली, इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है, एफ डैश एक्स इवन होगा, एफ डबल डैश एक्स फिर ऑड होगा। तो ये वाला इंटीग्रल भी ऑड है, ये इवन है, इवन इंटू ऑड ऑड आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो फाइनल आंसर इसका कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वो इसको नोट्स में पढ़ेगा, बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। डिफरेंशिएशन का डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट है उसका डिफरेंशिएशन करने की हमें जरूरत नहीं है। उसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो आपको वैसे लेना पड़ेगा कि रो वाइज पहले एक रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को सेम रखा, प्लस फर्स्ट और थर्ड को सेम रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, थर्ड को डिफरेंशिएट किया, ऐसे करके करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये कॉमन सेंस के ऊपर ज्यादा था, रेदर देन कि हमें इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़े। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास I is equal to 0 to 2 dx upon 17 plus 8x minus 4x² into e की पावर 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x प्लस 1। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर में दोनों टर्म। इसको ट्राई करो एक बार। जल्दी जल्दी। करो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई कर रहे हो? सबको स्क्रीन दिख रहा है? सुपर्श कह रहा है स्क्रीन नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है, देखो बेटा। ओके ओके ओके, कंटिन्यू विद योर प्रॉब्लम।
क्या आंसर आया वैभव? सर अभी फॉर्म निकालिए, क्या फॉर्म फॉर्म बन गई बनी? वो एक। फॉर्म बन सर गई? अगर हम x की जगह 2 - x रखेंगे तो क्वाड्रेटिक वाली टर्म तो एज इट इज आ रही है, ठीक है। और वो वाली उसमें e की पावर -6 × 1 - x बन जाएगा। तो हाँ उससे ठीक है। उसे हम 1/e की पावर 6 × 1 - x, फिर एलसीएम लेके ऊपर बन जाएगा वो e की पावर 6 कैंसिल × आउट हो 1 जाएगा ना, - x, फिर ये कैंसल टर्म आउट। कैंसिल। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला जो टर्म है, इसका वर्टेक्स कैसे निकालते थे? -b/2a से निकालते थे, और कॉमा -d/4a। तो -b/2a करोगे तो वो 2 आ जाएगा, मतलब इसका वर्टेक्स 2 पर है। तो अगर आप इसको x को 2 - x, ये 2 पे वर्टेक्स आने का मतलब क्या होगा? पैराबोला सिमेट्रिक होता है ना उस लाइन के अबाउट। तो x की जगह 2 - x डालोगे तो ये टर्म सेम ही रहेगी आपकी, तो आप चेक कर सकते हो। तो अब इसमें पहले सबसे पहले किंग रूल लगा रहे हैं, इसीलिए 0 to 2 dx यहाँ पे लिख दिया 17 + 8 टाइम्स ऑफ 2 - x -4 टाइम्स ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर। ये टर्म सेम रहेगी क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x = 2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? e की पावर 6 1 - x की जगह क्या लिखना है? 2 - x + 1। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 0 to 2 dx अपॉन, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, इसको यहाँ पे साइड में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 7 प्लस ये क्या बन जाएगा? 16 - 8x, यहाँ बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये वाली टर्म बन जाएगी 4 + x² - 4x। ठीक है, अब ये क्या बन रही है देखो, 17 + 16 - 8x -16 - 4x² + 16x। तो ये बन जाएगा 16 से 16 कट जाएगा, -4x² + 8x + 17। देखो वही टर्म बन रही है 17 + 8x - 4x², वही टर्म आ गई। ये तो 17 + 8x - 4x², ये वही टर्म आ गई। ये टर्म को देख लेते हैं, ये टर्म क्या बन रही है? ये बन जाएगा e की पावर 6 टाइम्स ऑफ 1 - 2 + x, ऐसा बन जाएगा ना। तो ये बन जा रहा है e की पावर 6 टाइम्स ऑफ 1 x - 1 बन जा रहा है +1। ठीक है, नेगेटिव कॉमन निकाल लोगे तो ये आ जाएगा e की पावर -6 ऑफ 1 - x + 1। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको, अब ये वाला जो आई है, जो आपका लास्ट टर्म था, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये समझ आ गया होगा आपको, किंग लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली टर्म है आई = ये वाली टर्म को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2, इसको अगर e की पावर -t मान लो तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा e की पावर 6 टाइम्स ऑफ 1 - x dx अपॉन 17 + 8x - 4x² इंटू 1 + e की पावर 6 टाइम्स ऑफ 1 - x। ठीक है, अब इन दोनों आय को ऐड कर दो आप, एक ये वाला है आपका जो गिवन था और एक ये वाला है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप ऐड करेंगे एलसीएम दोनों का सेम हो गया, 0 to 2, डिनोमिनेटर आप क्या आ जाएगा 17 + 8x - 4x², 1 + e की पावर 6 टाइम्स ऑफ 1 - x, और न्यूमरेटर में भी आपका यही टर्म बन जाएगी e की पावर 6 टाइम्स ऑफ 1 - x dx, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका इंटीग्रल आई जो हो जाएगा वो आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ 0 to 2 dx अपॉन 17 + 8x - 4x²। अभी आपका क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बन गया। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है, क्या करोगे? कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या बनाओगे? एक स्टेप और लिख देता हूं मैं इसके बाद, तो -4 कॉमन निकाल लो, तो -1/4 कॉमन निकाल लिया, ये बन जाएगा 0 to 2 dx अपॉन x² - 2x - 17/4। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के आपका वो फॉर्मूला बन जाएगा x² - a² वाला, तो वो आपको सॉल्व करना आता है, ln में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? देखो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 23rd प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। देखो अच्छा प्रॉब्लम है काफी। इंटीग्रल ऑफ आई = 0 से π/2 ln of sin x dx, ln of sin x dx। ठीक है, ये सॉल्व करना है हमें। इसका रिजल्ट याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। -π/2 ln2 आता है इसका रिजल्ट। दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू -π/2 ln2।
ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ln ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ln 2। इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू, ये तो रिजल्ट है, ये याद रखना है। अभी इसको डिराइव कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ln ऑफ cos x dx। ये कैसे लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, किंग लगा दिया। अब मैं बार बार प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, प्रॉपर्टी पढ़नी है तो याद हो जाएंगी, स्लोली स्लोली क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ना, याद होने लग जाएंगी। तो मैंने क्या किया, 0 टू पाई बाई 2 ln ऑफ sin x की जगह पे क्या कर दिया, पाई बाई 2 माइनस x रखा, तो ln ऑफ cos x आ गया। फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 ln sin x प्लस ln cos x आ जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी से sin x cos x dx बन जाएगा, क्योंकि log m प्लस log n जो होता है वो log ऑफ mn होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सबको इतना। फिर मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ sin 2x बाई 2 dx। ये भी समझ आ गया होगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर इसको लिख दिया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ sin 2x sin 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 ln 2 dx। ये समझ आ गया, बिकॉज log ऑफ a बाई b कितना होता है, ln a माइनस ln b। तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया यहाँ पे, तो ln ऑफ sin 2x dx आ जाएगा माइनस ln 2 dx आ जाएगा। ठीक है जी। इस इंटीग्रल को p मान लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ sin 2x dx को, और ये तो हमारा सॉल्व हो ही गया। तो आपका जो 2i आएगा वो किसके बराबर आ गया, p माइनस ln 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, dx का इंटीग्रल x, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो p को देख लेते हैं। p हमारे पास क्या है, 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ sin 2x dx के बराबर है ये। ठीक है, अब मेरे पास जो i था वो था 0 टू पाई बाई 2 ln ऑफ sin x dx, है ना। i जो था 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx था, वो मेरे को सॉल्व करना आता नहीं था, ये sin 2x और आ गई, एक और प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए हम अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 2x को t मान लेते हैं। तो 2 dx आपका किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, ताकि मैं इसको i के साथ कंपेयर कर पाऊं। तो p मेरा हो जाएगा ln ऑफ sin 2x इज अ कांस्टेंट वैल्यू, x जब 0 से पाई बाई 2 होगा, 2x 0 से पाई जाएगा, sin 0 से 1 होगा, उस पे log डिफाइंड है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ओवरऑल। ठीक है, तो ये बन जाएगा sin t, dx की जगह पे आ जाएगा dt बाई 2, वो हाफ को मैं बाहर ले गया। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आएंगी, t की वैल्यू आएंगी। जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, जब x पाई बाई 2 होगा तो t पाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा p बन गया हाफ ऑफ, ये वाली वैल्यू बन गई हाफ ऑफ 0 टू पाई ln ऑफ sin t dt। अब क्या करो, किंग रूल लगाओ इस पे। तो किंग रूल लगाओगे तो साइन ऑफ पाई माइनस टी किसके बराबर आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। किंग रूल लगाओगे तो ना साइन ऑफ पाई माइनस टी साइन टी आ जाएगा, तो उससे तो कोई फायदा हो नहीं रहा। तो फिर आप 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ। अब इसको अगर आप 2a मानते हो तो f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है, 2a माइनस टी जो आएगा इसमें, वो साइन ऑफ पाई माइनस टी आएगा, तो वो तो साइन टी हो जाएगा, वो तो सेम हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन टी डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर होता है, तो 0 से 2a f ऑफ x dx जो होता है वो ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx होता है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, p आपका i के बराबर आ गया, क्योंकि वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो अब जो आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है यहाँ से, वो क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो हमारा i जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 ln 2 आ जाएगा। जब आप 2i माइनस i कर दोगे तो y बन जाएगा ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया, सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने अब हम इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि 0 टू पाई बाई 2 ln sin x dx जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस पाई बाई 2 ln 2 होता है।
अच्छा अब मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे, अगर मैं आज डाउट सेशन के लिए फेवरेबल हैं या कल डाउट सेशन के लिए फेवरेबल हैं? जो हम डाउट सेशन लेंगे वो हम मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून में ले लेंगे, जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म होंगी ना, 2 से 3 में ले लेंगे या 3 से 4 में ले लेंगे, ऐसा ये टाइम रहेगा, क्योंकि उसी टाइम पे मैं फ्री होता हूँ। 2 to 3 या 3 to 4, 3 to 4 ज्यादा फेवरेबल है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं डाउट सेशन लेना चाहता हूँ आज। एक्सरसाइज 1 और 2 इंडेफिनिट की कितने बच्चों की हो गई है? जिन जिनकी एक्सरसाइज 1 और 2 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हो गई है तो वो ये वाली इमोजी बना दो जो हम बनाते हैं हमेशा। करते नहीं हो भाई, आप इतना स्लो मत करें, क्योंकि मैं अब क्या करूंगा ना, अब जैसे हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाते थे, अब मैं क्लास जो होगी उसमें डाउट नहीं लूंगा, मतलब हम मॉर्निंग टाइम में डाउट नहीं करेंगे। हाँ दीपक की हो गई, जिसकी हो गई वो आगे बढ़ जाओ भाई, एक्सरसाइज 3 4 करो, खत्म करो उसको फिर। राहुल की हो गई है। कुछ बच्चे कल चाह रहे हैं वही जो स्लो स्लो काम करते हैं। लक्ष्य कुमार 3 to 4, हाँ 3 to 4 ही लेंगे बेटा। दीपांशु, दीपांशु कर लिए तुमने? तो भाई जिसने भी कर ली है वो मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो भी करेगा मैं उसको इग्नोर कर दूंगा आपसे। माइक्रोसॉफ्ट टीम में एक चैट का ऑप्शन आता है, वहां पे अपने डाउट्स लिख के भेज दें। ठीक है, अगर डाउट्स कम होंगे फिर तो वो कुछ भी, मतलब वो जल्दी खत्म हो जाएगी हमारी क्लास, और कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, टुमारो 3 to 4 PM डाउट सेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ठीक है, ठीक है, इसमें मैं 1 2 3 4 जितने भी जो भी जिसके डाउट आएंगे वो खत्म कर देंगे। अब मान लो 1 2 3 4 डिस्कस हो गया तो जिस बच्चे का नहीं होगा वो भाई अपने आप देखेगा फिर उसको। ठीक है, तो कल का हम रखते हैं 1 और 2 और 3, 1 2 3 का रखते हैं, मतलब 3 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। जिसका भी नहीं हुआ है वो प्लीज अटेंड करे। और आज शाम को जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, कुछ बच्चों की आईडी बंद हो जाएगी तो वो तो अटेंड कर ही नहीं पाएंगे, वो तो उनका तो मंडे तक ऐसे ही चलेगा जब तक वो उनके पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं। कल 2 लेक्चर है हमारे, एक सुबह वाला भी लेक्चर है और कल 3 to 4 भी एक डाउट सेशन है। ठीक है, चलो जय हनुमान जी करके एग्जिट करो सब लोग।